हेलो दोस्तों, नमस्कार भाई सभी को। इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 10th 2025 सेट 1 का सेक्शन ई स्टार्ट करने वाले हैं। सेक्शन ई में हमारे 3 क्वेश्चंस रहेंगे और वो तीनों के तीनों केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। मतलब इसमें हमें केस स्टडी दी गई होगी एक, और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, उनका आंसर देना होगा। हर एक केस स्टडी आपकी 4 मार्क्स की होने वाली है और ये हमारा इस पेपर का लास्ट सेक्शन होने वाला है। इससे पिछली हमारी हमने बाकी सारे सेक्शंस ए बी सी और डी चारों हमने पुरानी वीडियोस में अपने खत्म करा दिए हैं। तो अगर आपने इस सेट का वो वाले सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें कंप्लीट करके आइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी हम यहाँ से सेक्शन ई की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। हमारी पहली क्वेश्चन 36 और केस स्टडी 1 हमारी पहली केस स्टडी आ गई है यहाँ पे। तो हम इस केस स्टडी को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद इसके आंसर्स देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन पहले हम केस स्टडी पढ़ते हैं। अ स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ चैरिटी रन टू रेज फंड्स फॉर अ लोकल हॉस्पिटल। एक स्कूल है जो कि एक चैरिटी रन ऑर्गेनाइज करवा रहा है एक लोकल हॉस्पिटल के लिए फंड्स रेज करने के लिए। इसका मतलब यह है कि एक स्कूल है जो कि अपने मतलब स्टूडेंट्स की या फिर किसी भी मतलब क्लास के स्टूडेंट्स की रन यानी रेस करा रहे होंगे हॉस्पिटल के फंड्स को रेस करने के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए थोड़ा चंदा इकट्ठा करने के लिए। द रन इज प्लान्ड एज अ सीरीज ऑफ राउंड्स। जो रन है वो एक सीरीज ऑफ राउंड्स में प्लान की गई है अराउंड अ ट्रैक, एक ट्रैक के अराउंड, आजू बाजू। विद ईच राउंड बीइंग 300 मीटर, जिसमें से हर एक राउंड 300 मीटर का रहने वाला है। टू मेक द इवेंट मोर चैलेंजिंग एंड एंगेजिंग, इस इवेंट को और भी ज्यादा चैलेंजिंग और एंगेजिंग बनाने के लिए द ऑर्गेनाइजर्स डिसाइड्स टू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ ईच सब्सिक्वेंट राउंड बाय 50 मीटर। ऑर्गेनाइजर्स ने यह सोचा कि इस इवेंट को चैलेंजिंग और एंगेजिंग और ज्यादा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हर एक राउंड का जो डिस्टेंस है उसे हम 50-50 मीटर करके बढ़ाते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल द सेकेंड राउंड, अगर पहला राउंड मान लीजिए 300 मीटर का था, ठीक है, तो दूसरा राउंड हम 350 मीटर का रख देंगे, तीसरा राउंड हम 400 मीटर का रख देंगे, और ऐसे ऐसे करके 50-50 राउंड हम बढ़ाते रहेंगे हर एक राउंड के। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ राउंड जो है, जो प्लान हुए हैं वो 10 राउंड्स हैं। मतलब ये जो चैरिटी रन होगा ये 10 राउंड्स में खत्म हो जाएगा। अब बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव, इस इंफॉर्मेशन को हमने पूरा समझ लिया है, इसके बेस हमें आंसर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन, राइट द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सो फॉर्म्ड। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म बताइए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो बनी है इस क्वेश्चन में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि 50-50 मीटर यानी कि बराबर दूरी पर बढ़ते जा रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस बराबर है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस टाइप से बनेगा, सॉल्यूशन देख लेते हैं हमें। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सो फॉर्म्ड इज सबसे पहला राउंड, फर्स्ट राउंड हमारा 300 मीटर का। उसके बाद सेकेंड राउंड पे जैसे ही हम जाएंगे वैसे ही वो 50 मीटर बढ़ जाएगा, यानी कि आपका 350 का हो जाएगा, 350 मीटर का। थर्ड राउंड की अगर हम बात करें तो वो 400 का हो जाएगा। फोर्थ राउंड कितने का हो जाएगा, 450 का, बिल्कुल। फिफ्थ राउंड कितने का हो जाएगा आपका, 500 का। और सिक्स्थ राउंड कितने का हो जाएगा आपका, 550 का। आपसे यही पूछा था कि फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म क्या होगी एपी की। तो फोर्थ टर्म हमारी 450 हो जाएगी, फिफ्थ टर्म हमारी 500 हो जाएगी और सिक्स्थ टर्म हमारी 550 हो जाएगी। इस तरह से आपका ये आंसर निकल जाएगा। ये हमारा पहला पार्ट खत्म हो चुका है। अभी हम दूसरा पार्ट इसका कराने वाले हैं। पहली केस स्टडी का हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें हम बोला गया डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द 8th राउंड, 8वें राउंड का डिस्टेंस पता करना है। अब यहां से अगर हम सॉल्यूशन देंगे, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि इसमें एक एपी फॉर्म हो रहा था। उस एपी की पहली टर्म क्या थी, 300, करेक्ट। और कॉमन डिफरेंस क्या था, 50 मीटर करके बढ़ते जा रहा था और स्टार्टिंग 300 मीटर से हुई थी। अब मुझे 8th राउंड की डिस्टेंस चाहिए पूरी, मतलब मुझे 8वीं टर्म चाहिए। आप यूं मान लो कि 8वीं जो राउंड हुआ था, 8वां जो राउंड हुआ था, उसमें कितना डिस्टेंस टोटल लगा है। तो यहां से मुझे A8 की वैल्यू चाहिए। तो A8 का फॉर्मूला हो जाएगा A + 8 - 1 × D। यही फॉर्मूला होता है ना।
इसका रीजन दे देंगे, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, यहां से ए की वैल्यू मैं रख दूंगा 300 प्लस 8 माइनस 1 हो जाएगा 7 और डी की वैल्यू रख देंगे 50। तो ये हो जाएगा आपका 300 प्लस 7 5 35 350। और जब हम 300 प्लस 350 करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 650 मीटर्स का। यानी 8वें राउंड में जो हमारी डिस्टेंस होगी पूरे राउंड की वो 600 650 मीटर की हो जाएगी। सेकंड पार्ट इसका हो चुका है, आइए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट हमने लिख लिया है। थर्ड पार्ट हमारा दो हिस्सों में डिवाइडेड है, ए और बी करके। या तो आप एग्जाम में ए करोगे या फिर बी करोगे, लेकिन मैं आपको दोनों ही समझा देता हूं। सबसे पहले हम ए पार्ट ले लेते हैं। ए पार्ट में बोला है फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 10 राउंड्स। 10 के 10 राउंड भगने के बाद टोटल डिस्टेंस कितना आप भग लोगे, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा। इसका मतलब सॉल्यूशन देखे तो ए कितना था हमारा 300, डी कितना था 50। यहां से आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है 10 राउंड खत्म होने के बाद। इसका मतलब आपको S10 चाहिए, सम ऑफ 10 राउंड्स, सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ 10 राउंड्स, है ना। तो इसलिए आपको S10 की वैल्यू चाहिए। अब यहां से सबसे पहले आप SN का फॉर्मूला लगाओगे जो कि होता है n/2 2a प्लस n-1 d। अब आपको ये लगाना होगा SN यानी n की जगह हम 10 रख देंगे तो ये हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसे सॉल्व करना है खाली, वो हम यहां देख लेते हैं। 10/2 हो जाएगा आपका 5, 2 इंटू 300 हो जाएगा आपका 600 प्लस 10-1 हो जाएगा आपका 9 और 9 5 हो जाएगा 45 यानी 450। अब ये हो जाएगा 5, 600 प्लस 450 हो जाएगा आपका 1050। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल डिस्टेंस जो निकल के आएगा वो आएगा 0 5 25 और 2 और 5 यानी ये आ जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस 5250 मीटर्स। टोटल 10 राउंड भगने के बाद आपका जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो आएगा 5250 मीटर्स, या फिर आप इसे ऐसे बोल दो 5.25 किलोमीटर। बात एक ही है, मीटर से किलोमीटर में चेंज कर दिया है मैंने। या तो आप ऐसे आंसर लिख लो या फिर आप ऐसे लिख लो, दोनों ही बात एक जैसी है। हमने थर्ड का ए पार्ट कर लिया है, आइए अब बी पार्ट पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बी पार्ट में कहा है इफ अ रनर कंप्लीट्स ओनली द फर्स्ट 6 राउंड्स। अगर एक रनर जो है वो सिर्फ स्टार्टिंग के 6 राउंड्स दौड़ता है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस रन बाय द रनर। तो वो जो दौड़ने वाला व्यक्ति है वो कितना डिस्टेंस दौड़ देगा। मतलब पहले राउंड में वो दौड़ेगा तो 300, फिर दूसरे में 350, फिर 400, ऐसे करके टोटल डिस्टेंस पूछा है हमसे। मतलब सारे राउंड्स का डिस्टेंस निकाल के जोड़ना है। इसका मतलब क्या है कि हमें सम ही निकालना है, इसमें भी सम निकालना है, वो भी स्टार्टिंग की 6 राउंड्स का, यानी हमें निकालना है S6। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन A था जो कि 300 था स्टार्टिंग जो होती है, और D हमारे पास 50 है क्योंकि 50 मीटर बढ़ रहा है, और यहां से आपका S6 चाहिए हमें, है ना। यहां से हम SN का फॉर्मूला दोबारा से लिख लेंगे n/2 2a प्लस n-1 d। बार बार फॉर्मूला लिखने का एक फायदा होता है कि वो फॉर्मूला आपको जल्दी याद हो जाता है। तो यहां से n की जगह मैं 6 रख दूंगा। अब तो यहां से मैं S6 की वैल्यू अगर चाहूं तो क्या 6/2 2a की जगह मैं 300 रखूंगा भाई, प्लस n-1 यानी 6-1 इंटू डी की जगह मैं रख दूंगा 50। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस काम हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3 और अंदर हो जाएगा 3 2 600 प्लस 6-1 होता है 5 और 5 इंटू 50 हो जाएगा आपका 250। और यहां से 3 इंटू 600 प्लस 250 हो जाएगा आपका 850, और 850 इंटू 3 हो जाएगा आपका 0 5 3 15 5 हाँ, और 3 8 24 25 2550 मीटर, यानी कि 2550 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इस 2550 को किलोमीटर में चेंज करके लिख दो, ऐसे 2.55 किलोमीटर। ऐसे भी आप करके लिख सकते हो या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो, दोनों ही आंसर ठीक है। केस स्टडी 1 हमारी खत्म हो चुकी है। आइए अब अगली केस स्टडी पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 37 केस स्टडी नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। केस स्टडी नंबर 2 है अ ब्रूच इज अ डेकोरेटिव पीस ऑफ्टन worn ऑन क्लोथिंग लाइक जैकेट्स, ब्लाउजेस और ड्रेसेस टू ऐड एलिगेंस। कह रहे हैं कि एक ब्रूच जो होता है वो एक डेकोरेटिव पीस होता है, यानी डेकोरेशन के लिए काम में आने वाला एक पीस होता है, जिसको बहुत सारी क्लोथिंग में जैसे कि जैकेट्स में, ब्लाउजेस में और ड्रेसेस में लगाया जाता है ताकि खूबसूरती को और बढ़ा सके वो। ठीक है। मेड फ्रॉम प्रीशियस मेटल्स एंड डेकोरेटेड विद जेमस्टोन्स। ये जो हमारे क्या बोलते हैं ब्रूचेस बनते हैं, ये बहुत प्रीशियस मेटल्स से बनते हैं और इनके अंदर बहुत सारे डेकोरेट करने के लिए जेमस्टोन्स लगाए जाते हैं ताकि ये अच्छे दिख पाए। बहुत सारे शेप्स और डिजाइन में आते हैं हमारे ब्रूचेस। ठीक है। केस स्टडी है ये। इसके बाद वन सच ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। इनमें से एक ब्रूच जो है वो सिल्वर वायर से बनाया गया है एक सर्कल की शेप में, जिसका डायमीटर सर्कल का दे रखा है 35 मिलीमीटर। और जो वायर है, मतलब सिल्वर वायर जो है वो यूज हुई है 5 डायमीटर्स बनाने में, जो कि सर्कल को 10 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। मतलब सर्कल की बाउंड्री भी वायर से बनाई गई है, सिल्वर वायर से, और ये 10 डायमीटर्स भी, ये जो 10 डायमीटर है आपके, ये भी आपके वायर से ही बनाए गए हैं। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें आंसर देना है इस क्वेश्चन का। सबसे पहले क्या बोल रहा है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। ये जो हर एक सेक्टर बना है इसके हर एक का सेंट्रल एंगल निकालना है। अच्छा, सबसे पहले तो इस पूरे सर्कल के अराउंड ये पूरा जो एंगल बना होगा ये पूरा कितने का होगा, एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का है ना। यहां पे हम लिख देंगे एंगल अराउंड अ कंप्लीट सर्कल इज 360 डिग्री। पूरा एक कंप्लीट सर्कल के अराउंड 360 डिग्री बना होगा। अब हर एक सेक्टर, इसमें टोटल 10 बराबर सेक्टर्स बटे हैं, तो ये एंगल भी 10 बराबर इसमें बट गया होगा। हाँ है ना। इसका मतलब सेंट्रल एंगल फॉर ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर के लिए जो सेंट्रल एंगल होगा वो टोटल एंगल को 10 हिस्सों में बांटने से आया होगा, 10 बराबर हिस्सों में बांटने से। तो हर एक एंगल में हर एक सेक्टर में कितने डिग्री का एंगल होगा, 36 डिग्री का, और यही आपका 36 डिग्री का, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन 37 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एसीबी। ये जो आपकी एसीबी वाली आर्क है, ये यहां से लेकर यहां तक की जो आर्क है, इसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। सिर्फ इसकी, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं देख लीजिए, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं सिर्फ इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है। और वो एक आर्क है। अच्छा, हमने एरियाज रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर में लेंथ ऑफ आर्क का एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो हम लगा लेते हैं। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये पढ़ा था हमने, जहां पर थीटा क्या होता था, ये सेंट्रल एंगल। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि ये 10 बराबर हिस्सों में बटा हुआ था, तो हमने हर एक सेक्टर का एंगल 36 निकाला था, 36 डिग्री निकाला था। तो इस आर्क के लिए भी एंगल जो थीटा होगा वो 36 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये 10 में से एक हिस्सा है ना। तो हम थीटा की जगह 36 रख देंगे अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 360 से 36 से 360 काटेंगे तो 10 बारी में कट जाएगा, 2 से 10 काट देंगे 5 बारी में कट जाएगा। यहां से पाई की वैल्यू हम रख देते हैं 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना था, यहां से डायमीटर 35 मिलीमीटर था, तो रेडियस को हम 35/2 लिख देते हैं। ठीक है। और नीचे ये 5 अलग से था, तो इन्हें भी लिख देंगे बस। आप इसको डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। 5 7 से 35 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22 कट जाएगा। तो यहां से आपकी जो सेक्टर की लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 11 सेंटीमीटर, 11 मिलीमीटर की, सॉरी, रेडियस हमारा मिलीमीटर में था तो ये भी हमारा मिलीमीटर में आएगा। तो लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी हमारी 11 मिलीमीटर की। उम्मीद करता हूँ ये सेकंड पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। आइए थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें ए और बी 2 पार्ट में बटा हुआ है, दोनों में से कोई एक करना होता है, लेकिन अभी हम दोनों के सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले ए पार्ट देख लेते हैं।
ए पार्ट में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रोच। ब्रोच के हर एक सेक्टर का हमें एरिया चाहिए। अच्छा, सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रोच क्या हो जाएगा। एक बात बताइए, पूरे सर्कल का जो एरिया है इसको हमने 10 बराबर हिस्सों में बांटा है कि नहीं बांटा? हर एक सेक्टर के लिए 10 बराबर हिस्सों में बांटा है कि नहीं बांटा है? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/10 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। पूरे सर्कल के एरिया के 1/10 हिस्सों में बटे हुए हैं ना, ये 10 सेक्टर्स बटे हुए हैं ना। हर एक सेक्टर का मुझे एरिया निकालना है तो सर्कल के एरिया का 1/10 हिस्सा करना पड़ेगा। ये कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए फिर करते हैं। 1/10 इंटू एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², करेक्ट। 1/10 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हमारा 35 mm है, सॉरी डायमीटर हमारा 35 mm है, तो डायमीटर है तो 35/2 हो जाएगा। ये 2 बार है ना, यहां से ये हो जाएगा आपका। हाँ, इसको ऊपर कर लेते हैं। अब इसको कैलकुलेट करना है कल। ये कट जाएगा 7 5 35 और 5 2 10 और यहां से आपका 2 11 और नीचे हो जाएगा 2 2 4 और 35 इंटू 11 हो जाएगा आपका 385। जब आप इसको डिवाइड करेंगे और पॉइंट में आंसर लाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 9 36 4 6 24 0.42 8 4 5 10 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा हर एक सेक्टर का एरिया। तो उम्मीद करता हूं आपको एक ए पार्ट समझ आ गया होगा। अब आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 का बी पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बी पार्ट है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज्ड। टोटल जो सिल्वर वायर यूज हुई है इसमें, इसको बनाने में, ब्रूच को बनाने में, उसकी लेंथ कितनी है टोटल। तो सॉल्यूशन में अगर हम लिखें तो यहां पे हम लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस प्लस 5 डायमीटर्स। मैं समझा देता हूं इसको। देखिए, इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस में तो वायर यूज हुआ ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वायर है वो 5 डायमीटर्स को बनाने में भी इस्तेमाल हुआ है। 5 डायमीटर जो है ना, ये जो लाइंस है ना, ये भी वायर से ही बनाई गई है। तो सर्कमफ्रेंस में हमें 5 डायमीटर्स भी जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। सर्कमफ्रेंस क्या होगा इस पूरे सर्कल का 2πr प्लस 5d, 5 डायमीटर। डायमीटर कितने हैं 35, हर एक डायमीटर 35 mm का है, तो हम इसे लिख देते हैं। यहां से अब 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू रेडियस की जगह हम लिख देंगे 35/2, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा और 7 से 35 कट जाएगा 5 बार में, प्लस 5 इंटू 35 करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 5 5 25 और 5 3 15 17 175 हो गया। और 22 5 से कितना हो जाएगा आपका 110 प्लस 175। तो टोटल लेंथ जो आपकी आएगी वो आएगी 110 प्लस 175, यानी कि टोटल लेंथ हो जाएगी आपकी 5 एंड 8 एंड 2 285 मिलीमीटर आपकी टोटल लेंथ ऑफ वायर इस्तेमाल हुई है। सर्कमफ्रेंस और 5 डायमीटर्स को जोड़कर बता रहा हूं ये बात मैं, 285 टोटल। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी केस स्टडी समझ में आ गई होगी। केस स्टडी ये वाली खत्म हो चुकी है, अब तीसरी केस स्टडी पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 केस स्टडी 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। केस स्टडी 3 है हमारी, अमृता स्टूड नियर द बेस ऑफ अ लाइट हाउस गेजिंग अप एट इट्स टावरिंग हाइट। मतलब अमृता जो है वो एक लाइट हाउस के सामने खड़ी है, मतलब बेस के उसके आसपास खड़ी है और वो उसकी हाइट को देख रही है, मतलब टॉप पे है ना। She measured the angle of elevation to the top and found it to be 60 डिग्री। उसने अपने पोजीशन से टॉप तक का एंगल देखा तो वो 60 डिग्री मतलब अज्यूम किया है ना। Then she climbed a nearby observation deck 40 meters higher than her original position। फिर उसने थोड़ी चढ़ाई की 40 मीटर की, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन से 40 मीटर ऊपर थी।
है ना। अगर यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन पे थी वो, तो उसने 40 मीटर ऊपर की तरफ चढ़ाई कर ली, ठीक है। एंड नोटिस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ लाइट हाउस टू बी 45। और अब उसने नोटिस किया कि जो टावर का टॉप था, लाइट हाउस का टॉप था, उससे जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन जो आपको दे रखी है, उसके हिसाब से अब आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ये आपका पहला पार्ट होगा इस केस स्टडी का। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। इसमें बोला गया है इफ सी डी इज एच मीटर्स, अगर सी डी की वैल्यू एच मीटर्स के बराबर है, तो आपको फाइंड द डिस्टेंस बी डी इन टर्म्स ऑफ एच। ये बी डी डिस्टेंस निकालना है एच के टर्म्स में। इसके लिए हम ट्राइंगल लेंगे, ये छोटा वाला ट्राइंगल जिसमें बी डी और सी डी दोनों ही आ रहे हैं, है ना। इस ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल बी डी सी। आपको पता है कि एंगल डी पे 90 डिग्री बन रहा होगा, बिल्कुल। इन ट्राइंगल बी डी सी राइट एंगल एट डी। यहां पे क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि tan 45 डिग्री जो है वो बराबर हो जाएगा सी डी अपॉन में बी डी के, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सी डी अपॉन बी डी, ठीक है, वो लिख दिया हमने। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 0 1/√3 1। tan 45 की वैल्यू होती है 1 बराबर सी डी अपॉन बी डी। और सी डी की जगह हमें एच रखना होगा, सी डी जो है एच मीटर्स है, तो एच रख देंगे। तो 1 बराबर एच बाई बी डी, और यहां से बी डी की वैल्यू जो आ जाएगी एच के टर्म्स में वो आ जाएगी बी डी इज इक्वल टू एच, मतलब बी डी जो है वो एच के ही बराबर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट हो चुका है। अब आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट है फाइंड डिस्टेंस बी सी इन टर्म्स ऑफ एच। ये जो हमारा बी सी डिस्टेंस है, ये दिख रहा है आपको, ये पूरी लाइन, इसको हमें एच की टर्म्स में फाइंड आउट करना है। दोबारा से हम ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे क्योंकि दोनों चीजें इसमें मौजूद हैं, बी सी भी और एच भी। तो इन ट्राइंगल बी डी सी, यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं कि मुझे क्या क्या चीजें चाहिए होगी। एक तो बीसी चाहिए और सीडी चाहिए, इन दोनों का मुझे रेशियो चाहिए होगा, है ना। बीसी क्या है इस ट्राइंगल के लिए, हाइपोटेनस है, और एच क्या है 45 के लिए परपेंडिकुलर है। तो मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन चाहिए होगा, जिसके लिए मैं एंगल के साथ लूंगा साइन 45 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि बीसी, ठीक है। ये मैंने ले लिया। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 0 1/2 1/√2। साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 बराबर सी डी की जगह मैं रख दूंगा एच अपॉन में बीसी। और यहां से मुझे बीसी की वैल्यू चाहिए, तो बीसी की वैल्यू, बीसी इधर मल्टीप्लाई होगा और √2 इधर, तो बीसी की वैल्यू आ जाएगी h√2 मीटर, या फिर बीसी को आप ऐसे लिख दो √2 h मीटर्स। दोनों ही आंसर आपके ठीक माने जाएंगे। बीसी की वैल्यू एच के टर्म्स में हमने निकाल ली है। सेकंड पार्ट हो चुका है, अब आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ए पार्ट है फाइंड द हाइट सी ऑफ द लाइट हाउस। ये जो पूरी हाइट सी दिख रही है, इसको हमें फाइंड आउट करना है, और ये लाइट हाउस की हाइट है, ठीक है। अब ऐसे में हमें हमें जो ट्राइंगल लेना होगा वो ये बड़ा वाला ट्राइंगल होगा, ये वाला दिख रहा है पूरा, ये ए ई सी वाला, ये पूरा ट्राइंगल जिसमें ए एंगल ही 90 डिग्री पर है। अब इसके लिए सबसे पहले मैं कुछ बातें यहां लिखना चाहूंगा। सबसे पहली बात मैं लिख सकता हूं कि ए बी जो है वो डीई के बराबर होगा 40 मीटर, क्योंकि ए बी और डी आमने सामने है, तो इसलिए ये और ये लेंथ में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात बी डी और ए ई भी बराबर हो जाएंगे, इन्हें भी लिख लेते हैं, बी डी और ए ई भी बराबर हो जाएंगे किसके, एच के। फर्स्ट पार्ट में हमने निकाला था कि बी डी किसके बराबर है, एच के बराबर, तो हम उसको एच मान लेके चल रहे हैं। अब हम इस ट्राइंगल को लेते हैं इन ट्राइंगल ए ई सी। ए ई सी वाले ट्राइंगल में यहां से अगर मैं
एक मिनट, अगर ये 60 डिग्री है और मुझे इसका ये ए वाला पार्ट पता है एच के बराबर है और पूरा सी निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन चाहिए, तो tan 60 डिग्री बराबर सीई बाई ए लेंगे हम, क्योंकि हमें सी हाइट निकालनी है। तो यहां से हम tan 60 डिग्री ले लेते हैं। tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी सीई अपॉन बेस यानी कि एई के। अब यहां से सीई को मैं ब्रेक डाउन करके सी डी प्लस डी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3, 0 1/√3 1√3, तो ये √3 हो जाएगी tan 60 की वैल्यू। और सीई को मैं लिख दूंगा सी डी प्लस डीई यानी कि h प्लस 40, सी की जगह मैं लिख सकता हूं h प्लस 40 अपॉन में एई की जगह पे मैं सिंपली h लिख दूंगा। ठीक है, एक मिनट, सीई चाहिए थी ना, सी की वैल्यू भी मैं फिर आराम से निकाल ही सकता हूँ, फिर दिक्कत क्या है? हाँ सॉरी सॉरी, एक मिनट, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 है और यहां से ए की जगह पे हमें सिर्फ h रख देंगे, क्योंकि सी तो मुझे कंप्लीटली निकालनी है ना। ठीक है, h रख देंगे यहां से और यहां से h को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा h √3 बराबर सी। √3 की जगह 1.73 रखना है, तो सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.73h और ये आपका आंसर हो जाएगा मीटर्स में। ये आपका क्वेश्चन थर्ड का ए पार्ट हो चुका। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बी पार्ट है फाइंड डिस्टेंस एई, एई वाली डिस्टेंस ढूंढिए अगर एसी की वैल्यू आपको 100 मीटर दे रखी हो। ये एसी की वैल्यू 100 मीटर दे रखी है और एई निकालना है। अगर इस ट्रायंगल के हिसाब से मैं बात करूं तो मुझे हाइपोटेनस गिवन है और बेस निकालना है 60 डिग्री के हिसाब से। तो हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन कौन सा बनता है? कॉस का। यहां पे मैं लिख सकता हूं सॉल्यूशन में कॉस 60 डिग्री बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस बी अपॉन एच, है ना। बेस क्या है हमारी जो हमें फाइंड आउट करनी है, ए, और हाइपोटेनस क्या है, एसी। ठीक है, अब यहां से cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1√3/2 1/2 हो जाएगी बराबर ए की वैल्यू वही निकालनी है हमें अपॉन में एसी की वैल्यू 100 मीटर्स। यहां से अगर मैं ए की वैल्यू निकालना चाहूं तो 100 उधर चला जाएगा, मतलब 100/2 मीटर, यानी कि ए की वैल्यू आ जाएगी 50 मीटर और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट खत्म हो चुका है। अब आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। अंत तक ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में हमने सीबीएसई क्लास 10 2025 सेट 1 सेक्शन ही पूरा खत्म करा लिया है और ये हमारा इस सेट का लास्ट सेक्शन था। हमने ये पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है और इसकी बाकी के पिछले पार्ट्स जो हैं वो हमारे चैनल पे हैं, आप जाके देख सकते हैं। पहले उन्हें देखकर ही इस पार्ट को देखने आइएगा, क्योंकि ये हमारा एंड पार्ट होने वाला है इस पूरे सेट का। अब इसके बाद हम इसके आगे और भी मतलब कंटेंट डालते रहेंगे क्लास 10 से रिलेटेड, जब तक उनके मैथ्स और साइंस के बोर्ड्स खत्म नहीं हो जाते। तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आप अपडेट रह सकें। अगली वीडियो में सोच रहा हूं कि मैं अपने फॉर्मूलेस के ऊपर बना लूं सारे चैप्टर्स के, ताकि आपको फॉर्मूले के लिए सारे चैप्टर्स के कहीं और ना जाना पड़े, एक ही वीडियो में आपको सारे फॉर्मूलेस मिल जाएं। तो हमारे चैनल से प्लीज जुड़े रहिएगा ताकि आप उस वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।